गुड मॉर्निंग संचित। चलिए तो देखिए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है। एंड देन उसके बाद हम लोग मीन एंड एक्सपेक्टेशंस देखेंगे। मीन या इसी को एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। हाँ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रत्युष। तो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसका मीन देखेंगे एंड एक्सपेक्टेशंस देखेंगे एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कि ये क्या होता है। एंड आई थिंक आज मोस्ट प्रोबेबली है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रैंडम वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट आपको बता दूंगा, खाली इधर से जाके अवंती क्लासेस पे क्लिक कर लीजिएगा। सॉरी गाइस, तो इंटरनेट इश्यू हो गया। चलिए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक सैंपल स्पेस मिलता था हमें। और वो सैंपल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम उसी सैंपल स्पेस में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को लेते हैं तो उसी सैंपल स्पेस का कुछ सबसेट मिलता था, ठीक है। और यहां पर जो सबसेट मिल रहा होगा वो नंबर से एसोसिएटेड होगा। बस यही डिफरेंस है रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल में। तो ऑब्वियसली इसके लिए जो डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस हो जाएगा भाई। तो a random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment। यही होता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि अगर टॉसिंग अ क्वाइन 2 टाइम्स को अगर सक्सेशन में लिया है तो उसमें जो सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट होगा एच 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 टी एच एंड टी टी होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें एक्स एक वेरिएबल लें और उसको डिनोट करें कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो हेड जो 2 बार अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी होगी, यानी एक्स जो अपना वैल्यू है
या तो 0 ले सकता है, या 1 ले सकता है, या 2 ले सकता है। ठीक है, 0 लेने का मतलब कि या तो एक भी बार हेड ना आए, या एक बार हेड आ सकता है, या दूसरी बार हेड आ सकता है। तो इसका मतलब कि ये सैंपल स्पेस हमारे एक रियल नंबर पर मैप कर रहा है, यानी कि रैंडम वेरिएबल जो होगा एक तरह का फंक्शन होगा जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, और वो रियल नंबर को क्या करेगा, रियल नंबर उसका रेंज या डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस पे ज्यादा हमें नहीं जानना है, तो चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सभी को वॉइस क्लियर तो आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज वॉइस इज क्लियर? ओके गुड। तो देखिए ओके ओके क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भाई एक तरह का चार्ट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने बोला था कि भाई टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस कीजिए और उसमें एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती थी? 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, और 2 हो सकता था। अब इस 0 हेड होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो लेट से इसको हमने x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, और इसको x3 मान लिया, x3 मान लिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए p1 हो गया। ये एक बार हेड आए उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती थी? मान लीजिए उसको p2 मान लिया प्रोबेबिलिटी, और दोनों हेड आए इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती थी? उसके लिए हमने p3 प्रोबेबिलिटी मान लिया। तो अगर आप इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हो कि एक में x लेते हो, दूसरे में आप px को कंसीडर करते हो, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, तो इसको x1, x2, x3 एंड अप टू xn, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी मिली थी हमें p1, p2, p3 एंड अप टू pn। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये जो रैंडम वेरिएबल x था, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का वर्क कर रहा था ये। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो ये आपको 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, उससे एसोसिएटेड जो रैंडम वेरिएबल्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको लिखना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो। कह रहे कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। चलिए इसको कर सकते हैं क्या? एक बार ट्राई कीजिए तो सभी लोग, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है सभी को। चलिए एक बार लिखिए तो, नंबर ऑफ एसेस, तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? नंबर ऑफ एसेस लिखेंगे कि नंबर ऑफ एसेस जो है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कितने नंबर्स में हो सकते हैं, एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, ये आपको लिखना है। सभी लोग एक बार लिखिए तो, उसके बाद फिर मैं देखता हूं। सभी लोग बताइए तो नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं? हाँ, इक्का इक्का 4 होते हैं। गुड। आपको 2 ही बार निकालना है, ये भी बात ध्यान रहना चाहिए।
कि आपको 2 ही कार्ड निकालने हैं, ठीक है। वेल डन कुंदन। ये सेट नहीं होगा बाबू, सेट नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। ये वैल्यू टेक कर सकता है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है, या तो आप पहली बार कार्ड निकाल रहे हो और एक भी एस नहीं निकला, ठीक है। दूसरी बार कार्ड निकालो तो हो सकता है या तो एक कार्ड निकाले, ठीक है, दोनों बार में एक बार कार्ड निकला, या या दोनों बार एस निकल सकता है। तो एक्स की जो वैल्यूज है या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है एंड 1/2 हो सकता है, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालना है। ये 1/2 क्या है? 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी। आपको एक बार निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। गुड, सही है प्रत्युष, वेल डन, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो इक्का होता है आप सैंपल स्पेस से ले रहे हो, और वो एक नंबर ऑफ इक्का यानी नंबर ऑफ एसेस जो होगा एक तरह का रैंडम वेरिएबल होगा। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ एसेस since the number of aces is a random variable x, ठीक है, is a random variable, is a random variable, ठीक है। तो और लेट से कि इसको हमने रैंडम वेरिएबल x मान लिया, रैंडम वेरिएबल को हमने x मान लिया, तो क्लियरली x can take values, x can take वैल्यूज, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है भाई, ये ले सकता है 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों में 2 बार निकाल रहे हो कॉइन, तो दोनों में से एक भी बार नहीं निकला। वेल डन गौरव, सही है। कुंदन, ये गलत आंसर है आपका, गलत आंसर है, गौरव का सही आंसर है। तो ये आपने अलग अलग पहले निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 0, 1, 2 अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब हुआ कि आपने 2 बार मतलब इक्का निकालने की कोशिश की और एक भी बार नहीं निकला, पहली बार। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 2 बार निकाल रहे हो, उसमें से एक बार इक्का मिला, और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आप 2 बार निकाल रहे हो और दोनों बार इक्का मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आप कहोगे पी एक्स इक्वल्स टू 0, अगर इसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग एनी एसेस, यानी कि आपको मिलेगा कि 2 कॉइन निकाल रहे हैं और दोनों इक्का नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको लिखना होगा कि पहली बार में नॉन एस मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, एंड दूसरी बार भी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नॉन एस ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नॉन एस। दूसरी बार भी नॉन एस, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, ये रखना होगा कि भाई ये जो भी इवेंट्स हैं, रिप्लेसमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, यानी कि पहली बार आपने जो मतलब जो भी कार्ड निकाला, फिर उसको देख लिया और फिर उसको रख दिया, फिर निकालने जा रहे हो, तो यहां पर जो ड्रॉइंग ऑफ कार्ड जो होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या? लिखेंगे यहां पे ये भी, हियर ड्रॉइंग ऑफ कार्ड विल बी एन इंडिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं तो, और निकालने के बाद उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो दूसरा अगर आप कार्ड निकाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी जो पहले वाली की थी। ये बात क्लियर है क्या?
अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि दूसरी बार जो कार्ड निकालेंगे वो पहली बार कौन सा कार्ड निकला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? सभी लोग भाई, एक दो लोग के लिए क्लास नहीं होती है। अभिनव, अभिषेक, अदिति, कन्हैया, सभी लोग गुड। इसने तो रिप्लाई भी कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका मतलब कि अब देखिए ये एंड ऑपरेशन लगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इंटरसेक्शन नॉन एस, तो यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्विवेलेंट ये है। तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट होता है तो हमने बोला था पी ए इंटू पीबी हो जाएगा, पी ए इंटू पीबी। तो सिमिलरली हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, नॉन, ठीक है। अब इक्का जो है भाई 4 होता है, ठीक है, तो नॉन एस निकला, यानी कि वो 4 में से कोई नहीं निकला, तो नॉन एस जो है 48 कार्ड्स होते हैं जो नॉन एस होते हैं, तो 48 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो 12/13, 12/13, तो 12 इंटू 12 कितना होगा? 144 इंटू ये कितना होगा? 169, ठीक है, गुड। 169 ना प्रत्युष, पी एक्स इक्वल्स टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए तो सभी लोग, इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट से निकालिए। ये हो सकता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस और दूसरी बार में एस, यानी एक बार एस मिल रहा होगा, तो यानी दूसरी बार मिल रहा, या एंड लिखेंगे, सॉरी एंड, ठीक है। पहली बार निकाल रहे हैं तो नॉन एस, दूसरी बार एस, और आप ये कह सकते हो कि पहली बार में ही एस मिल जाए एंड दूसरी बार में नॉन वाला पार्ट मिल जाए, इस तरह से। तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा नॉन एस और एस और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड नॉन एस, यहां पे एंड होगा, ठीक है। अब ये नॉन एस का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस पहले आएगा, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पहले आ जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, ठीक है भाई। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस 48 डिवाइडेड बाई 52 हो रहा होगा, तो इस केस में हमें पी एक्स इक्वल्स टू 1 की जो वैल्यू है ये आपको मिल रहा होगा, ये पहली बार 48 डिवाइडेड बाई 52 हो रहा होगा, दूसरी बार में 4 डिवाइडेड बाई 52 हो रहा होगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 52 हो रहा होगा, इंटू 48 डिवाइडेड बाई 52 हो रहा होगा। क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है? ये 13 आएगा क्या? 13, सॉरी 12 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13, यहां से भी ये 13 टाइम्स में, और यहां से ये 12 डिवाइडेड बाई ये 13, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है। संचित गलत आंसर था, कैसे आ गया था उतना? हाँ 24, देख लीजिए एक बार, मेरा भी कैलकुलेशन आई थिंक मेरा सही है, ओके कोई नहीं। अब देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब कि दोनों बार इक्का मिल रहा होगा भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एस, ठीक है, यानी कि आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ये कितना हो रहा होगा, सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए भाई। 2 ही 3 लोग का रिप्लाई आ रहा है, 28 लोग हैं, कम से कम 10 लोग के रिप्लाई आने चाहिए। वेरडन कुंदन, प्रत्युष एक बार चेक करो, गलत आंसर है आई थिंक। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 4/52 प्लस ये भी हो जाएगा, प्लस बोल रहे हैं सॉरी, इंटू 4/52, तो ये मिल जाएगा 1/13 इंटू 1/13, तो 1/69, 169 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो अगर इसके हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लिख लीजिएगा, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम वो सब नहीं लिख रहे हैं, एक्स लिख दीजिएगा, टी एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक्स में कौन कौन सा वैल्यू आपको मिला है, एक्स में वैल्यू मिला है 0, फिर मिला है 1 एंड उसके बाद मिला है 2, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 169 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा बता दीजिए तो कितना है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 24/169 है, एंड 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बता दीजिए तो एक बार, 0 कॉरस्पॉन्डिंग कितना आया है, 144/169। क्लियर है भाई, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और आगे आप मीन निकालोगे तो इस मीन में भी यहां ये आपको कैलकुलेशन करना ही होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं क्या करना होगा, कि जैसे यहां पे कह रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक और क्वेश्चन करवा देंगे, क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं जो इक्का निकालेंगे ये वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड से, तो वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड जो होगा एक तरह का सैंपल स्पेस होगा, और उसमें से इक्का जो होगा वो सबसेट हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्का की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्का की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सैंपल स्पेस से जो आपने इवेंट कंस्ट्रक्ट किया है उस इवेंट का नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ इवेंट्स यानी नंबर ऑफ वेरिएबल उसमें कितना आ रहा है, तो ये एक तरह का एस से आर में, यानी कि सैंपल स्पेस से रियल नंबर में आपको एक फंक्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। उस रैंडम वेरिएबल को एक्स मान लिया, तो एक्स जो है कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है भाई, तो आप 2 बार निकाल रहे हो तो हो सकता है एक भी बार इक्का ना मिला आपको, या तो एक बार इक्का मिले या 2 बार इक्का मिले। तो एक बार इक्का मिलेगा तो एक बार इक्का मिलने की दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे भाई, कि या तो इक्का पहली बार में मिल रहा होगा और दूसरे ऑर्डर मैटर करेगा, यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है। तो इस तरह से पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 0 और पी एक्स इक्वल्स टू 2 पर हमने क्या किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाला, और x इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। आप क्या कर रहे हो, किसी पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ डबलेट्स आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलने वाली है वो बनाइए सभी लोग, क्या क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ट्राई करोगे सभी लोग, गुड। और लोगों से रिप्लाई नहीं आ रहा है, गर्ल साइड में एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, पढ़ना लिखना छोड़ दिए हो क्या तुम लोग। हाँ डबलेट्स मीन दोनों में सेम नंबर,
रूपाली आपका आंसर नहीं आ रहा है। शाश्वत तुम भी आज शांत हो। भगवती, अमाम, आदित्य मोहन, पवनेश, प्रीति, आज आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। अनिकेत, टेस्ट में तो अच्छा मार्क्स लाए हो तुम, यहां पर एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, 3 बार डाइस को 2 ही बार थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, 2 डाइस ही थ्रो किया जा रहा है, लेकिन 3 बार किया जा रहा है। तो आपको एलिमेंट इस टाइप के मिलेंगे भाई, एक्स वाई टाइप के मिलेंगे, ना कि एक्स वाई जेड टाइप के। एक्स वाई जेड टाइप के ये पेयर ये नहीं मिलेंगे, ये पेयर का मतलब नहीं होता है। 3 बार तो थ्रो किया जा रहा है। नहीं गौरव, गलत है ये। नॉन डॉबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले आपको निकालना होगा भाई कि डबलेट आ कैसे कैसे सकता है। गलत आंसर है ये। देखिए, तो इस सबसे पहली बात कि क्या ये रैंडम वेरिएबल होगा, तो ऑफ कोर्स होगा। आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ डबलेट्स की बात कर रहा है। तो पहले आप देखिए कि डबलेट जो है वो सैंपल स्पेस का पार्ट होगा, और नंबर ऑफ डबलेट्स की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस से रियल नंबर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डबलेट, या हम पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा। पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रहे। लेकिन 3 बार एक बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे भाई वो 36 होंगे। बहुत लोग 216 लिख रहे हैं, वो मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, वो मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने एक पेयर ऑफ डाइस लिया, उसको एक बार थ्रो किया, और हमने देखा कि डबलेट मिला हमें कि नहीं मिला, तो हो सकता है नहीं मिलेगा। तो एक इस केस में एक 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ डबलेट्स, अगर पहली बार आपने पेयर ऑफ डाइस को इस तरह से लिया, रोल करके देख लिया, और देखा कि डाइस के ऊपर वाले जो नंबर है एक भी हमें नहीं मिला, तो एक इस केस में 0 मिलेगा। फिर आपने क्या किया, फिर पेयर ऑफ डाइस लिया और फिर उसको इस तरह से देख लिया, ठीक है। फिर उसमें देखा कि फिर नहीं मिला, तो हो सकता है नहीं मिला, या एक मिल सकता है। और तीसरे, यानी कि या तो 3 बार एक्सपेरिमेंट करें तो आपको हो सकता है कि एक भी बार डबलेट ना मिले। तीनों बार कर रहे हैं तो या तो हो सकता है एक बार डबलेट मिल जाए, या तीनों बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 बार डबलेट मिले, या तो तीनों टाइम्स डबलेट मिल जाए। तो एक्स की जो वैल्यूज है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है, ठीक है भाई। ये समझ में आया क्या, ये सिचुएशन हो क्या रहा है भाई? सभी लोग को जो सैंपल स्पेस में जो डाउट हो रहा है वो क्लियर है क्या? कि अभी भी पौनेस 216 लिख रहा है। 216 तब होगा जब वो 3 बार 3 डाइस को कंसीडर किया जाएगा बाबू। डाइस जो है 2 ही है, लेकिन 2 डाइस को 3 बार फेंका जा रहा है, ये कहना है यहां पर। क्लियर है भाई? तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो 36 ही होंगे। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो 36 ही होंगे, ठीक है। और अगर आप एक्स यहां पर इवेंट की बात कर रहे हो, इवेंट जो है वो डबलेट है। डबलेट है का मतलब कि या तो 1, 1 हो सकता है, या 2, 2 हो सकता है, या 3, 3 हो सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस
अकरेंस ऑफ डबलेट जो है वो 1/6 ही होगा, वेल डन। और पी सॉरी 4 हो सकता है, नहीं संचित रिप्लाई सही नहीं है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इतना देखना पड़ेगा मुझे फिर। पी 5 हो सकता है, पी ये कितना 6 हो सकता है। तो आप पहले निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, और सॉरी यहां पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये लिख लेते हैं। तो x जो वैल्यू यहां पे कंसीडर कर सकता है, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 3 होगा। तो अगर हम p x इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डॉबलेट, नॉन डॉबलेट, नॉन डॉबलेट एंड नॉन डॉबलेट, दूसरी बार भी नॉन डॉबलेट मिले, एंड तीसरी बार भी नॉन डॉबलेट ही मिले, नॉन, हाँ सही है संजीत, वेल डन, सही है आपका आंसर। तो इस केस में नॉन डबलेट, डबलेट जो होगा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और नॉन डबलेट आने की भाई 5/6 होगी। तो यहां पे मिलेगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 216। पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 1। अदिति, अदिति राज सुन रही हो? चलिए बताइए तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदिति राज अनम्यूट योर सेल्फ। रुकिए मैं जिससे जिससे पूछ रहा हूं, अदिति राज, मिली आप सुन रहे हो? रिप्लाई करो मिली। भाई मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? पौनेस आप बताओगे? पौनेस, अदिति राज, मिली, रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। राकेश जी, जो जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं नोट कीजिए, सुनील सर से पूछिए और इनके पेरेंट्स को सीधे फोन कीजिए कि ये सेशन ऑन करके छोड़ रहे हैं। अगर यस नो नहीं बोल पा रहे इसका मतलब क्या कर रहे हैं लोग, मूवी चला के छोड़ दिए हैं क्या? पौनेस हाँ चलिए बताइए तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बाबू? पी एक्स इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी यहां पर? पौनेस या तो चैट में रिप्लाई करो या ऐसे अनम्यूट करके रिप्लाई करो। मिली, राकेश जी 3 नाम लिख लीजिए, मिली, दूसरा अदिति राज एंड पौनेस। पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है यहां पे पौनेस, अनम्यूट करके रिप्लाई करो। रूपाली आप बताओ। लेट मी चेक प्रत्युष। ये लग रहा है कि मूवी जैसा चला के छोड़ दिए हैं, केवल नंबर ऑफ कैंडिडेट शो नहीं करने भाई, पार्टिसिपेशन रहना चाहिए क्लास में। 2 से 3 लोग मात्र रिप्लाई कर रहे हैं। शाश्वत तुम्हारा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज। रूपाली,
रूपाली का भी नाम नोट कीजिए राकेश जी। हाँ रूपाली का भी। अनिकेत, इसमें ये बताओ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? पी एक्स इक्वल टू 1 अगर हमने लिखा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा भाई कि क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हमने निकाला है ये हमसे हमसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा जा रहा भाई पी एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा। अनिकेत का भी नाम लिखिए। प्रीति, आप बताओगे? सब जल्दी जवाब दो। प्रीति, जवाब पूछा जा रहा है। प्रीति, आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा भाई, कितनी बार हम बोले? आपसे इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। प्रत्युष, तुम बताओगे इसका मीनिंग क्या होगा पी एक्स इक्वल टू 1 का? यस सर। चैट में ही तुम बता दो ये पी एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा बाबू? सर मतलब एक डबलेट आ रहा है, 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो, और 2 बार नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो डबलेट पहली बार आएगा, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए ये आपको ये भी कंसीडर करना होगा कि ये डबलेट कब आ रहा है, फर्स्ट थ्रो में आ रहा है, सेकेंड थ्रो में आ रहा है, या थर्ड थ्रो में आ रहा है। ये तीनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। तो यहां पर देखिए पहली बार अगर डबलेट आएगा तो उस केस में 1/6 हो गया। अब मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहा हूं। पहली बार डबलेट को हमने कंसीडर किया है, इंटू दोनों बार फिर नॉन डबलेट आएगा तो 5/6 इंटू 5/6, ठीक है, प्लस या तो पहली बार नॉन डबलेट आए तो 5/6, दूसरी बार डबलेट आए 1/6, या तो तीसरी बार नॉन डबलेट आए अगेन 5/6, प्लस या तो तीसरी बार डबलेट आए भाई, यानी कि दोनों बार नॉन डबलेट आया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। तो ये देखिए 25/216, 25 यानी कि 3 बार आया है, यानी कि 75/216। क्लियर है क्या सभी को? ये क्या प्रत्युष 25 की पावर कर दोगे? एडिशन हो रहा है तो 3 टाइम्स होगा ना, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। चलिए सभी को क्लियर है क्या? ये आगे बढ़े। हाँ गौरव, आपका भी सही है, गुड। शाश्वत, अभी भी तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, एक बार चेक करो। सर नेक्स्ट वाले का बताए। अच्छा नेक्स्ट वाले का बता रहे हो, ओके लेट मी चेक। तो देखिए रिपीट, अनिकेत तब से क्या कर रहे थे, अभी कर रहे हो कि रिपीट? सर अब मैं भी रिपीट नहीं करूंगा इसको, नेक्स्ट वाले से समझिए। पी एक्स इक्वल टू 1, मैं जब पूछ रहा हूं तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ कि आप जब बोलेंगे कि ये रिप्लाई कीजिए सर, इसको रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट करूंगा। आप रेस्पॉन्ड कीजिए तब। देखिए पी एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा, कौन बताएगा? अनिकेत तुम ही बताओ, पी एक्स इक्वल टू 2 का मीनिंग अब क्या होगा? एक 1 का मीनिंग तो हमने समझ लिया, पी एक्स इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होगा? अनिकेत am I audible? अनिकेत गुड, अदिति ने चलो रिप्लाई कर दिया। राकेश जी थोड़ा अनिकेत को भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 डबलेट आएगा भाई, 2 डबलेट आएगा, किस तरह से आ सकता है इसके एस्पेक्ट में आपको देखना होगा। तो देखिए इसका भी एक अच्छा उपाय है, अगर आप पूरा पॉसिबिलिटी इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो 3 में से 2 बार, यानी कि अगर जैसे बोलते हो ना अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 3, तो 3C2 से बोलते हो कि 3 ये 3C2, तो 3C2 की वैल्यू कितनी बार होगी? 3। तो ये जो पॉसिबिलिटी होगी 3 बार, यानी 3 तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे उसको देखिए। या तो
पहली बार क्या मिल जाए हमें, डबलेट मिल जाए, और नेक्स्ट 2 टाइम्स, अच्छा 2 डबलेट है ना, पहली बार डबलेट मिला, दूसरी बार भी डबलेट मिला, और तीसरी बार क्या मिल जाए हमें, नॉन डबलेट मिल जाए, प्लस पहली बार डबलेट मिले, दूसरी बार नॉन डबलेट मिले, और तीसरी बार क्या मिल जाए, अगेन डबलेट मिल जाए, प्लस हमें पहली बार नॉन डबलेट मिल जाए लेकिन बाद के दोनों केसेस में हम नॉन डबलेट, लेकिन बाद के दोनों केसेस में डबलेट मिल जाए। ठीक है, तो ये 5/216 और ये 3 टाइम्स से होगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 216। वेल डन। px इक्वल्स टू 3 में क्या होगा, चलो संचित तुम ही बता दो, px इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा, बहुत कब से बोल रहे थे, हम बताएं। px तीनों इक्वल्स टू में 3 का डबलेट, मीनिंग क्या होगा, तो तीनों में डबलेट, तीनों में डबलेट। बस गुड, 1/6 तीनों में into डबलेट, 1/6 और इसमें 1 कोई into addition 1/6। होगा भाई, गुड, 1/6 इंटू 1/6 इंटू और सर आप जो उस समय सर वो तो बोल रहे थे सर, तो वो तो सब परमुटेशन से भी बन सकता है सर। हाँ, ये जो देखिए ये जो पॉसिबिलिटी है, हमने वही तो बताया, ये जो पॉसिबिलिटी है, अगर आप ये पॉसिबिलिटी नहीं 3 कंसीडर कर पा फैक्टोरियल, रहे हो कि भाई तो 3 कैसे कैसे हो रहा फैक्टोरियल है, अपॉन उसका तो लाइक वाला 3c1 से कर, हाँ 3c1 से कर लेते हैं, यानी कितनी, देखिए एक बार तो ये तो क्लियर है ना, px इक्वल्स टू 1 करेंगे तो एक बार डबलेट मिला और 2 बार नॉन डबलेट मिला, तो एक बार डबलेट के लिए 1/6 और 2 बार नॉन डबलेट के लिए 5/6 इंटू 5/6 कर दिया। अब ये केसेस जो है कितनी बार आएगा, तो 3c1 टाइम्स आएगा, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी ये डायरेक्टली हमें 75/216 जो है आंसर देकर जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये px इक्वल्स टू 3 भी समझ में आ गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लोगे क्या भाई, px है, सॉरी x है और px है, x की वैल्यू क्या क्या आया हुआ था, x का वैल्यू आया हुआ था एक 0, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग 125/216 था ना, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 75/216 था, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 15/216 था, एंड 1 के 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाई 216 ये डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, गुड। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। कह रहा है कि लेट x डिनोट्स the number of hours you study during a randomly selected school days. ठीक है, the probability that x can take the values x has the following form where k is unknown constant. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जितने भी आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहां पर एक बार आ जाइए, यहाँ पे x जो वैल्यू ले सकता था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी मिली थी p, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो ये कितना मिल रहा है, अगर इन सभी, इसको मान लीजिए p1 है, ये p2 है, ये p3 है, और ये मान लीजिए p4 है, तो इसका सम बताइए तो कितना हो रहा है, p4 मान लीजिए, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5, सॉरी p3 प्लस p4, इसका सम जो है वो 1 होता है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक रैंडमली सिलेक्टेड, आपने जो एक्स लिया था रैंडमली सिलेक्टेड, ऑब्वियसली वो एक्स को कर रहा है, यानी कि ये रैंडम वेरिएबल हुआ। अब ये रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है वो एक्स के बराबर, जैसे वहां पे 1 2 3 होता था ना, या 0, उसके जगह पे यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप एक भी घंटे नहीं पढ़े, क्योंकि एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डेज, स्कूल डेज के टाइम आप एक भी घंटे नहीं पढ़ रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी k टाइम्स इनटू x है।
3 या 4 घंटे पढ़ रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी k टाइम्स ऑफ 5 माइनस x है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस नहीं है भाई कि मतलब 4 से ज्यादा घंटे पढ़ने वाले लोग नहीं है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए तो कि आपको क्या क्या मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप पहले लिखिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा x का कौन कौन सा वैल्यू लिया हुआ है, देखिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका अगर हम लिखने जाए तो एक x होगा और दूसरा होगा px। तो आप देख रहे हो कि अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 0.1 है। हाँ भाई, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये आप अपने लाइफ के लिए भी यूज कर सकते हो कि आप किसी स्कूल डेज के समय 4 दिन लेते हो, तो चारों दिन में कितना कितना आपने आवर्स पढ़ा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर देते हो। और ये प्रोबेबिलिटी निकालना, आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इस केस में, सैंपल स्पेस होगा कि भाई आप कितना मैक्सिमम पढ़ पाते हो। ठीक है, कितना मैक्सिमम पढ़ पाते हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग px इक्वल्स टू 1 होगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा भाई, बताओ तो। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, वेल डन आदित्य, k हो जाएगा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा, 2k हो जाएगा। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा, 3 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा, 3 रखेंगे तो 2, ये 2k हो जाएगा, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये k हो जाएगा। ये सभी को समझ में आया क्या, एक बार कंफर्म कीजिए। एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा, गुड, वेल डन। अब चलिए, वैल्यू ऑफ k कह रहा है, हमने देखा कि सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता था वो किसने बराबर होता था भाई, 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 प्लस इन सभी को करेंगे 2k प्लस 2k 4k प्लस k प्लस k 6k हो जाएगा। 0.1 प्लस 6k की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर मिला हमें, तो हम यह कह सकते हैं कि हमें 6k की वैल्यू जो है वो 0.9 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना मिलेगा भाई, 0.15 मिल रहा है शायद, 0.15, गुड, 0.15। अब आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बी क्वेश्चन, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, आप कम से कम 2 आवर्स स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले बताइए कि आपको निकालना क्या है, ये फाइंड आउट करके बताइए। ये बाइनोमियल ट्रायल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन सब का कॉन्सेप्ट। तो आपको बताइए तो कि आपको निकालना क्या है। एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है, कम से कम 2 आवर। तो आपको क्या करना है, px ग्रेटर इक्वल टू 2 ना भाई संचित, px ग्रेटर इक्वल टू 2 निकालना है, ग्रेटर और इक्वल टू, वेल डन। दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालना होगा इस केस में, आप निकालोगे कि आपको निकालना है px ग्रेटर इक्वल टू 2, ये b का पार्ट हुआ। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट px इक्वल्स टू 2 प्लस px इक्वल्स टू 3 प्लस px इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जा रहा है भाई, यहां पर px इक्वल्स टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी थी, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2k है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2k है, और ये फिर k, तो 5k हो जा रहा है। k की वैल्यू वहां पे रख दीजिए, 5k मिल जा रहा है। 5k में 5 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू 0.15 आया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, 0.75 होगा ना, 15 हाँ सही है। अब उसके बाद एक
बी में ही एक सब पार्ट है, सॉरी बी में ही एक और सब पार्ट है। एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स पढ़ रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट कर लीजिए। एग्जैक्टली 2 आवर्स में कौन बताएगा ये? अदिति आप बताओ तो, अदिति सिन्हा दिस टाइम, अदिति सिन्हा आप बताओ तो पी x इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू क्या होगी? अदिति एम आई ऑडिबल? वेल डन, सही है। नहीं नहीं अभी तो दूसरा ये था, प्रत्युष का सही है, अदनान का सही है। चैट में भी रिप्लाई कर सकती हो अदिति, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एवरीवन प्लीज रिप्लाई 2k। गुड, k की वैल्यू भी नहीं रख पाई, 2k है यहाँ पे तो सब दिख रहा है, इसके लिए इतना टाइम लेने की क्या जरूरत थी। px इक्वल टू 2 की वैल्यू 2k है एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0.15 तो 0.3 आएगा। एट मोस्ट 2 आवर्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एट मोस्ट p लेस देन इक्वल टू 2 है। यहां पर एक बार पूछ रहा है p x इक्वल्स टू 2 का पूछा जा रहा है तो ये 2k हो गया एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0.15 दिस इज 0.3 एंड आपसे पूछा जा रहा है p एटमोस्ट की बात कर रहा है यानी अधिक से अधिक 2 आवर्स तो p x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको p x इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा है 2 घंटे या 2 घंटे से कम, 2 घंटे से कम में या तो 1 घंटे या एक भी घंटे नहीं, या तो एक भी घंटे नहीं। तो 2k पर वैल्यू तो क्या था? 2k था px इक्वल टू 2 पर, और ये 1 पर कितना था? k था क्या? शायद k था, और ये px इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0.1 थी तो ये 3k हो गया, 3k प्लस 0.1 तो 3k की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.45 आ जाएगा और प्लस 0.1। अदिति गलत है, 0.75 कहां से? 0.55 होगा। चलिए अब देखते हैं मीन के बारे में डिस्कशन करते हैं, मीन क्या होता है मीन। तो देखिए जैसे ही आप लिखोगे कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबिलिटीज, क्या क्या रैंडम वेरिएबल, मान लीजिए कि ये मीन, मीन या हम लोग यहां पर प्रोबेबिलिटी के टर्म में मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस की क्या आने की मतलब अकरेंस, जो इवेंट हो रहा है उसके अकरेंस की का एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, तो उसको बोलते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस फाइंड आउट करना होगा किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का या रैंडम वेरिएबल का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा भाई कि रैंडम वेरिएबल ने मान लीजिए x1 x2 x3 एंड अप टू xn, मान लीजिए रैंडम वेरिएबल जो है ये वैल्यूज कंसीडर कर सकता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है p1 p2 p3 एंड अप टू pn है रेस्पेक्टिवली। तो जो मीन होगा, द मीन ऑफ x, ये मीन को हम लोग म्यू से भी डिनोट करेंगे, ध्यान रहे म्यू से भी डिनोट करेंगे, इज द नंबर, ठीक है, इज द नंबर सिग्मा i इक्वल्स टू xi pi, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 टू n xi pi होता है। यानी कि अगर मीन निकालना हो, मीन, तो मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं। तो लेट्स से मीन को हम लोग म्यू से पहले डिनोट करेंगे। अब चूंकि इस म्यू को हम लोग एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं तो इसको हम ई एक्स डिनोट करते हैं, ई एक्स।
और ये EX क्या होता है, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी, जो भी आपको रैंडम वेरिएबल मिला है और रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें प्रोबेबिलिटीज मिला है उनके प्रोडक्ट का सम होता है। तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस अप टू xn pn, xn pn, ठीक है। एंड दिस विल बी सिग्मा xi into pi, i varies from 1 to n, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशंस निकालना होगा या मीन निकालना होगा, एवरेज ऐसा नहीं होता है भाई। यहां पर देखिए एक्चुअली यहाँ पे मीन जो होता है ये एवरेज ही होता है, लेकिन हम लोग इस एवरेज को ऐसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा xi pi, यानी कि सभी अच्छा रेट से नहीं लिखे, ओके देखो म्यू को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। म्यू एग्जैक्टली होता ये है कि इसको भी तो म्यू जो होता है एवरेज लेते हैं, लेकिन एवरेज किसका होता है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ xi कॉरेस्पॉन्डिंग टू pi, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू pi डिवाइडेड बाई सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, डिवाइडेड बाई p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn, एंड दिस विल बी नथिंग बट, ऊपर वाले को हमने लिखा सिग्मा xi pi एंड डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली i जो होगा वेरी करेगा 1 से n टाइम्स, एंड दिस विल बी सिग्मा pi। अभी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी प्रोबेबिलिटीज होते थे उन सबका सम जो है 1 के बराबर होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी सिग्मा pi इंटू xi डिवाइडेड बाई 1। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मीन आया, या इसी को एक्सपेक्टेशंस EX बोलते हैं, दिस विल बी नथिंग बट सिग्मा xi इंटू pi, xi इंटू pi। सभी को समझ में आया क्या? गायब नहीं हुआ। x अगर हम i की वैल्यू 0 लेते हैं या 1 लेते हैं, सॉरी 1 लेते हैं, तो x1 मिल गया, उस x1 की वैल्यू 0 हो सकता है प्रत्युष, क्लियर है। तो हमने किसी भी वैल्यूज को डिस्कार्ड नहीं किया है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने p x इक्वल्स टू 0 को हटा दिया है, 0 को हटाया नहीं है, 0 जो है x1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो x1 जो है वो रियल नंबर है, x1 x2 x3 ये सभी हमने क्या लिया है, रियल नंबर है, वो किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, इधर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर 3 के केसेस में अभी हम बात करें तो x की वैल्यू 0 ली हुई थी, x की वैल्यू 1 लिया हुआ था, x की वैल्यू 2 लिया हुआ था, इस तरह से। तो मीन सभी को समझ में आया क्या भाई? तो वही बोलते हैं कि मीन जो है वो वेटेड एवरेज होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का, ठीक है, एंड ईच वैल्यू बीइंग वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी विथ विच इट अकर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवीजन में प्रोबेबिलिटीज काउंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 0 हो जा रहा है, तो इसकी वजह से, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेशंस को अगर अलग से डिफाइन करें, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ the random variable of the random variables with their corresponding probabilities, with their corresponding probabilities, ठीक है भाई, probabilities यहां पे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और उसी को हमने लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख दिया हुआ है।
ये इसी को तो डिनोट कर रहा है, ये सम है किसका, रैंडम वेरिएबल का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ। यहां से भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है एंड द रैंडम वेरिएबल x कैन x be the sum of the numbers that appear on the two dice। ठीक है, दो डाइस पर जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनको हमने लिखा है कि वो रैंडम वेरिएबल होंगे भाई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ x। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको देखिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सभी लोग लिखिए तो एक साथ, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। वेल डन अभिनव, गुड। वेल डन संचित। और लोग, सभी लोग रिप्लाई कीजिए इसका आंसर कि एक पेयर ऑफ डाइस पर नंबर जो हो रहा है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी कौन कौन तो निकालने लगा। अदनान गलत आंसर है, आदित्य मोहन गलत आंसर है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो देखिए कि एक पेयर ऑफ डाइस आपने मान लीजिए थ्रो किया, एक पेयर ऑफ डाइस लिया, उसको थ्रो कर दिया, और आप देख रहे हैं कि उस दोनों पेयर ऑफ डाइस, पहले डाइस पर दूसरे डाइस पर जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम ले रहे हो। ठीक है, तो वो सम कितना से कितना हो सकता है। अभिषेक रंजन गलत आंसर है। आदित्य राज आप बता सकते हो क्या, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य सिन्हा गलत आंसर है बाबू। गलत आंसर है प्रत्युष। अभिषेक, वेल्डन अभिषेक, अभिषेक रंजन का आंसर सही है। कुंदन करेक्ट। अदनान, ये गलत आंसर है अदनान। आदित्य राज, आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा है बाबू, आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा है। एक बार मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस है। मान लीजिए आप ही ने, अदिति सुनो एक बार पहले फिर से, एक पेयर ऑफ डाइस आपने लिया, सपोज करो आपके हाथ में एक पेयर ऑफ डाइस है। ठीक है, एक पेयर ऑफ डाइस है, और क्या कर रहे हो आप, उसको इस तरह से रोल करके और थ्रो कर दे रहे हो। अब दोनों डाइस पर जो नंबर्स अपीयर हुए हैं आप उनका सम कर रहे हो, तो वो सम कहां से कहां हो सकता है, ये वैल्यूज आपको बताना है। अदिति सिन्हा सही आंसर है, प्रत्युष सही आंसर है, आदित्य मोहन सही, अभी भी अदिति राज गलत आंसर है। देखिए क्या क्या हो सकता है भाई। आपने मान लीजिए ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, पहले डाइस पर 1 आ जाए और दूसरे डाइस पर भी 1 आ जाए, पहले डाइस पर 1 आए, फिर ये 3 आए, मान लो 2 आए, कुछ भी इस तरह से आते रहे, तो मिनिमम सबसे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो या तो 1 या 1 आ सकता है, यानी कि मिनिमम सम वो 2 मिल सकता है। और मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई, मैक्सिमम आ सकता है कि पहले वाले डाइस पर भी 6 आए और दूसरे वाले डाइस पर भी 6 आए, तो हो सकता है मैक्सिमम सम 12 होगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि सम आने की जो x किसको लिया गया है, x be the sum of the numbers appear on the two dice, that means x can take the values from 2 to 12, 2 3 4 5 and up to 12। अदिति राज समझ में आया क्या अब? अदिति राज अब बताइए, अब समझ में आया? चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी। ये देखिए, अब देखो प्रत्युष ये समझ लीजिए, ये अब x1 का रोल प्ले करेगा, x1, ये x2, ये x3, ये x4 एंड दिस इज अप टू जो भी आए भाई, ये नंबर में जो भी देख लीजिएगा, ये शायद x9 या x10 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज p1 निकालनी है, तो आप ये बोलोगे कि px इक्वल्स टू 2 की वैल्यू क्या होगी। कौन बताएगा,
कौन बताएगा कि कितना होगा इसका प्रोबेबिलिटी? मिली आप बताओ। मिली आप बताओ। मिली पी एक्स इक्वल्स टू 1, हाँ बोलो। पी एक्स इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि दोनों पर जो सम है वो 2 के बराबर है। उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सही। अब बोर्ड नहीं दिख रहा है। सभी लोग को बोर्ड क्लियर है क्या? ये नंबर्स मैंने जो लिखे हैं वो सभी को दिख रहा है क्या? सभी लोग को तो क्लियर है। चलिए अपना नेटवर्क देख लीजिएगा। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू 2 जो है वो तब आ सकता है कि जब भाई पहले डाइस पर 1 आ रहा हो और दूसरे डाइस पर भी 1 आ रहा होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो टोटल जो सैंपल स्पेस हमें मिलेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एनएस का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? 36 हो गया। तो इस केस में ये 1 मिलेगा तो दिस विल बी 1/36 पी एक्स इक्वल्स टू 2 पर। अब समझ में आया क्या? उसी तरह पी एक्स इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात, सॉरी 3 की अगर हम बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कौन बताएगा? गुड गुड। एक ही 2 लोग का रिप्लाई आ रहा है, ये बहुत गलत बात है। कितने लोग? मैक्सिमम। चलिए अभिषेक गलत आंसर है शायद। अब सही है। वेल डन वेल डन, ये रिस्पॉन्स चाहिए था, यही रिस्पॉन्स, हाँ सही है। यानी कि इस बार सभी लोग का सही है भाई, और अच्छा खासा लोगों ने रिप्लाई किया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 जो सम है वो कब कब आ सकता है? या तो पहले पर 1 आए और दूसरे पर 2 आए, या तो पहली बार ही 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ रहा होगा। तो ये आ गया 2/36, दैट मीन्स 1/18। ठीक है। उसी तरह पी एक्स इक्वल टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आदित्य मोहन सही आंसर। सेम आंसर। गलत रिप्लाई है मिली। इस बार ये गलत हो गया। ट्राई कीजिए। 4 कब कब आ सकता है? वेल्डन अदिति राज सही आंसर है। 3 का एक और चांस है, कौन सा चांस मिस हो गया? प्रत्युष सही आंसर। अभिषेक सही आंसर, वेल्डन। अब संचित कैलकुलेशन गलत हो गया तुम्हारा। अदिति सिन्हा सही आंसर, श्रेया शंकर, वेल्डन गुड। तो देखिए 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी भाई, या तो पहले पर 1 आए और दूसरे पर 3 आ जाए, या पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, और एक एक्स्ट्रा होगा कि दोनों पर 2 आ जाए। तो ये 3/36, दैट मीन्स 1/12। ठीक है। उसी तरह ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना है। पी एक्स इक्वल टू 5 कितना होगा? पी एक्स इक्वल टू 5 कितना होगा? मिली आप बताओ। पी एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 5 में या तो देखिए भाई पहले पर 1 आए और दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, ये वाला हो गया। 2 3 वाला भी पार्ट होगा, एक 2 3 आ जाए और एक 3 2 आ जाए, 3 2 आ जाए। और हो सकता है क्या? तो और नहीं हो सकता है भाई, 4 होगा। तो 4/36, दैट मीन्स 1/9। वेल डन। पी एक्स इक्वल टू 6 की अगर हम बात कर लेंगे, तो पी एक्स इक्वल टू 6 में क्या क्या हो सकता है कि या तो आपको 1 और 5 मिले, या 2 4 मिल जाए, या 3 3 मिल जाए,
4 2 मिल जाए या कितना मिल जाए 5 और 1 मिल जाए, तो ये कितना हो गया 2 4 5, 5/36 हो जाएगा, 5/36, 5/36। उसके बाद पी एक्स इक्वल टू 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा या तो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 6 मिल जाए, ठीक है, 2 5 मिल सकता है, 3 4 मिल सकता है, 4 3 मिल सकता है, 5 2 मिल सकता है, 6 1 मिल सकता है। यही पॉसिबिलिटी होगी भाई। ये कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है ना, 2 4 6, तो 6/36 1/6 हो गया। पी एक्स इक्वल्स टू 8 की बात करेंगे अगर हम, तो ये एक साथ बता दीजिए तो पी एक्स इक्वल्स टू 8 की वैल्यू कितना लिख ले, कोई बता सकता है? तो देखिए 2 और 6 लेना पड़ेगा, 3 5 लेना पड़ेगा, 4 4 लेना पड़ेगा, 4 4 लेना पड़ेगा, 5 3 लेना पड़ेगा, 6 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 4 5, दिस इज अगेन 5/36। एंड अगर पी एक्स इक्वल्स टू 9 की बात करेंगे तो पी एक्स इक्वल्स टू 9 में आपको ये 3,6 मिल जाएगा, ये दूसरा 4,5 मिल जाएगा, तीसरा 5,4 मिल जाएगा, एंड चौथा 6,3 मिल जाएगा। एंड इसकी पॉसिबिलिटी जो है 4/36 होगा। पी एक्स इक्वल टू 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 6 आ जाए, 5 5 आ जाए या 6 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा 6/36। पी एक्स इक्वल्स टू 11 की बात करेंगे हम तो 11 जो है एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी, 6 5 आ जाए या 5 6 आ जाए, यही दो पॉसिबिलिटी होगी। एंड दिस इज 2/36। और पी एक्स इक्वल्स टू 12 की अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा, एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों पर 6 6 आ जाए, एंड दिस इज अगेन 1/36। तो अगर म्यू की बात करेंगे, म्यू की बात करेंगे तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4, इस तरह से। तो इसका मतलब कि अब हम देखिए क्या था, x1 एक बार कितना है 2 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1/36, 2 इंटू 1/36 प्लस x की वैल्यू 3 थी, 3 था तो 3 इंटू ये 3/36 हुआ था ना, 3/36, 3 पर कितना हुआ था, 2/36 हुआ था, सॉरी 2/36। इसको कैलकुलेट करके बताइए तो कितना आ रहा है, सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो 2/36। उसी तरह 4 इंटू फाइनल आंसर 252/36। सभी का आ रहा है क्या, सभी लोग बताइए तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये 4 ले रहे हैं तो 4 इंटू 3/36, 4 इंटू 3/36, सेवन आंसर आ रहा है क्या सभी का? तो 7 आना भी चाहिए, 7 आंसर आ रहा है तो सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे करना है, किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग से आंसर निकलवाने के चक्कर में बताओ एक क्लास हम लोग और लेना पड़ जाएगा इसमें। तो सभी को क्लियर है क्या? ओके, अब देखिए वेरिएंस मैं बताने वाला था लेकिन वेरिएंस छूट जाएगा अब। चलिए कितना टाइम हो गया,
कोई नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस के पहले आप ये एक्सरसाइज ले लीजिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज कितना 13.4, ठीक है। वेरिएंस के प्रॉब्लम जो है वो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। वेरिएंस के प्रॉब्लम जो है लीव कर दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन भाई आज की तरह ही जैसे बाद में रिप्लाई आना शुरू हुआ है वैसे कीजिए। यही दिक्कत है कि आपके मार्क्स जो दिख रहे हैं यहाँ नहीं रिप्लाई करने का। देखिए जो लोग जेन्युइन रिप्लाई करते हैं उन्हीं का आंसर आ रहा है। देखिए हमने एक गौर कीजिएगा, एक वर्ड बोला है जेन्युइन रिप्लाई। जो लोग जेन्युइन रिप्लाई कर रहे थे उनके मार्क्स ही सही आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन कर दिया और कहीं पर चले गए और चल रहा है, टीचर यहाँ पे पूछ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। जेन्युइन रिप्लाई हमने बोला प्रत्युष, ठीक है। आई थिंक वो जेन्युइन नहीं था फिर। जेन्युइन मतलब आप समझ सकते हो। हाँ ऋतिक कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप, बोलिए। ओके कोई नहीं, लेकिन आपको एक बार इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था ना, ठीक है। तो और सभी लोग के लिए ये चीज है कि भाई बहुत सारी गर्ल्स ने, सिर्फ एक गर्ल्स ने इस एग्जाम को अपीयर किया था। नेक्स्ट में सभी लोग, आपको मैं बता दूं कि जितना आप यहां पर अचीव करोगे, ठीक है, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में भी। तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। ट्राई कीजिए कि जो लोग अगर 10 या 15 बहुत है, यानी बहुत लोग तो 20 भी पार नहीं कर पाए हैं, तो ट्राई कीजिए कि सभी लोग 50 प्लस हों, और जो लोग 50 के अराउंड थे वो 70 प्लस रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम में मैक्सिमम लोगों को ट्राई करना है कि पहले अपीयर हो, और अपीयर हो तो बहुत अच्छे से पढ़ के 50 प्लस। जो लोग कम लाए हुए हैं वो पहला टारगेट उनका 50 प्लस लाए होना चाहिए, और जो ऑलरेडी 50 प्लस के अराउंड है वो 70 टू 75 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी टारगेट रख दिया और आया चाहे नहीं आया, सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ट्राई कीजिए कि 50 प्लस सभी लोग हो और मैक्सिमम लोग अटेंड करें एग्जाम को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है एग्जैक्टली, मैं फॉर्मूला लिख देता क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वेरिएंस का मीनिंग समझना है पहले। तो एग्जाम जो 13.4 में मीन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन। सर ये AITS का था क्या? AITS की बात कर रहा हूं मैं सर AITS में सर इस बार जो रिस्पांस बहुत खराब रहा है। सर इस बार जो बोलो। सर AITS का जो पेपर सेट था सर, वो बहुत ही सर उसमें तो जितना क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला ही, तो उसका जो आंसर आया तो बहुत लंबा लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा था। मैं आपको आप देखिएगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियसली लेंदी किए थे, लेकिन वो बिना लेंदी गए भी हो सकते थे। जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपने करीब 1.5 पेज लिखा, और मैंने उसको अभी लास्ट क्लास में 3 से 4 लाइन में बनाया, ठीक है। और ऊपर से बहुत सारी चीजें, आपको एक टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुआ होगा, वो इसलिए क्योंकि एक एक नंबर वाले में फाइनल आंसर से मतलब होता है, ठीक है। देखिए भाई रेगुलर क्लास फिनिश हो गया है, तो जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला कि आपको एक एक नंबर वाले के लिए सिर्फ फाइनल आंसर, आप क्या कीजिए रफ सीट में चले जाइए और फाइनल आंसर ट्राई कर लीजिए। फाइनल आंसर क्या होगा उसको सिर्फ राइट कीजिए, ठीक है। मैंने आपको देखा कि आप एक एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए 3-3 या 4-4 लाइन लिखे हुए, तो उतना नहीं करना, उतना कोई टीचर। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर वो 3 से 4 लाइन लिखने में अगर आपने गलती किया है तो मार्क्स कटेंगे, और मार्क्स सीधे 0 हो जाते हैं, चाहे फाइनल आंसर बिल्कुल सही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी होता है, 0 और 1 होता है। मैंने फिर भी हाफ मार्क्स दिए हैं बहुत लोगों के, ठीक है। तो वहां पे जो बोर्ड में पेपर जो चेक होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन में 0 और 1 के बेसिस पर होता है, तो उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, फाइनल आंसर से मतलब होगा, ठीक है। समझ में आया संचित? ओके
तो फिर भी वैसे पेपर थोड़ा सा था, क्योंकि मैंने आपको आपके आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पेपर आई थिंक एकदम जो बोर्ड का पेपर होगा उसके जैसा होगा, ठीक है ना। चलिए, एक तरह से आपको अपना चीज दिखाना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर क्वेश्चन का पेपर टाइट हो जाए तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर एकदम जेन्युइन बोर्ड टाइप का पेपर होगा, और ट्राई कीजिए। मैक्सिमम लोग अदिति वगैरह, अदिति आपने भी नहीं दिया था। नहीं, सिर्फ ये सब नहीं होता है भाई, अब सीबीएसई ने भी एनसीईआरटी से पिक करके क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया हुआ है। तो अगर हम ये बोल दें कि आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा लो और रट लो तो काम हो जाएगा, नहीं। वैसे लोग 100% मार्क्स नहीं लाते हैं। हाईएस्ट संचित तुम्हारा ही है, 67 है। नहीं, ऑनलाइन का हम लोगों ने मॉड खत्म कर दिया है। ऑनलाइन भाई जो आ रहा है वो जेन्युइन नहीं दिख रहा है हमें किसी भी बेसिस पर। आप देख सकते हो कि ऑफलाइन ऑनलाइन में जो जेई मेन के एग्जाम में जहां 200 प्लस रहता था हमेशा, और जो हाईएस्ट मार्क्स होता था वो 240 का राउंड होता था, वो ऑफलाइन में सीधे 104 पर चला आया है। संचित क्लियर है क्या? तो ये मतलब सिनेरियो क्लियर नहीं दिख रहा है। आप अपने साइड से या तो जेन्युइन मार्क्स नहीं दे रहे हो, या आप अपने टाइप से अपने साइड से फेयर नहीं हो। और ये ऑनलाइन इसी तरह से हम लोग जो आपके साइड से जो भी आउटपुट आया उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारा स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कहाँ के लायक हो, ठीक है। तो इसलिए ऑफलाइन में ही आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग ऑनलाइन मोड पूरा हटाने वाले हैं, ठीक है अदिति। तो आप ट्राई कीजिए कि ऑफलाइन में अपीयर हो, ठीक है। हाँ चलिए, और देखिए इस बार से मैंने एक क्लासेज ऑफलाइन रखा हुआ है, ठीक है प्रत्युष। देखते हैं उसका रिस्पांस कैसा रह रहा है। लोग आ रहे हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे कि नेक्स्ट ऑफलाइन मतलब कैसे रखा जाए। सीट ये टाइम शेड्यूल तो आ गया है, एक डीएसएस रखा हुआ है मेरे नाम से ही है, आई थिंक फ्राइडे को है, ठीक है। फ्राइडे को है आई थिंक, देख लीजिएगा एक बार प्रत्युष, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लासेस का ऑफलाइन नहीं मैं बोल रहा हूं, अभी जो टेस्ट है वो ऑफलाइन होगा, और हम लोग ट्राई करेंगे कि एक डीएसएस आपको जिस तरह से कि आप आए और वहीं पर एक सीट दे दिया जाए आपको, और एक लिमिटेड टाइम में आप वहीं पर सॉल्व करें क्वेश्चन को। डीएसएस का मतलब डाउट, ये डाउट सेशन, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि एक आपको असाइनमेंट दे दिया जाए और लिमिटेड टाइम में आपसे बोला जाएगा कि ये चीज आपको बनाना है इतना, ठीक है। उसमें से जो भी प्रॉब्लम हुआ वो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन।